नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव को, जो अब विधानसभा के प्रत्याशी हो चुके हैं, लोरमी से चुनाव लड़ेंगे और जीत तक सदन तक पहुंचेंगे। इसके लिए 3 सितंबर तक इंतजार करना होगा। साव जी, आपका बहुत स्वागत है। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, कैसे लड़ेंगे आप लोग? बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ है और चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ने 64 प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। कुल मिलाकर 90 में से भारतीय जनता पार्टी ने 85 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इन 85 सीटों में से 43 ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और इसमें 34 युवा चेहरे हैं, 14 महिलाएं हैं और वहीं दिग्गज और अनुभवी नेताओं को भी पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है। मजबूत टीम भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है। निश्चित रूप से जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी, मतगणना में कमल खिलेगा और छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। आपने सूची देखी है, क्या प्रतिक्रिया मिल रहा है? क्योंकि एक सूची वायरल हुई थी कुछ दिन पहले, वही सूची जारी हो गई है। कुछ रिस्पांस आप तक पहुंचे होंगे, तमाम लोग पहुंच रहे आप तक? देखिए, तब पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई थी और कार्यकर्ता अपनी मन की बात कहने आ रहे थे और अब जब अधिकृत प्रत्याशियों की सूची आज जारी हो गई है, सभी कार्यकर्ता पार्टी के पक्ष में, पार्टी के हित में, पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव के मैदान में जुट जाएंगे। आप कितने संतुष्ट है सूची से? 85 नामों का ऐलान हुआ है, आप अध्यक्ष हैं, आपको लीड करना है, आगे लेके जाना है। पार्टी ने बहुत मजबूत और सशक्त प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारा है। 43 चेहरे ऐसे जो पहली बार पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 85 में से 43, 50% से अधिक। 34 एकदम युवा चेहरे हैं, 14 महिलाएं हैं। तो निश्चित रूप से अनुभवी और दिग्गज नेताओं को भी चुनाव के मैदान में उतारा है। बहुत मजबूत टीम, बहुत सशक्त टीम और निश्चित रूप से ये टीम छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएगी, छत्तीसगढ़ को खुशहाली और तरक्की की ओर लेकर जाएगी। साझा से आप लोगों ने टिकट दिया, न वो अनुभवी, न पार्टी के प्रत्याशी, न कभी कैडर में शामिल नहीं हुए। बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू नामक युवक की लव जिहाद के नाम पर हत्या की गई। लव जिहाद के नाम पर छत्तीसगढ़ में पहली बार हत्या हुई और जिस प्रकार से भूपेश बघेल की सरकार ने एक तरफा कार्यवाही किया, भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को बचाने का काम किया, दूसरे पक्ष के लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया। भुवनेश्वर साहू के हत्यारे आज भी खुले होकर घूम रहे हैं। अन्याय किया भूपेश बघेल की सरकार ने भुवनेश्वर साहू के साथ, भुवनेश्वर साहू के न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वालों के साथ। तो भुवनेश्वर साहू के न्याय की लड़ाई के लिए साझा के क्षेत्र के मान सम्मान, प्रतिष्ठा और स्वाभिमान के लिए भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है। और जो अन्याय करने वाले लोग हैं, पक्षपात करने वाले लोग हैं, जो एक तरफा कार्यवाही करने वाले लोग हैं, उनको जनता सबक सिखाए, इसलिए भुवनेश्वर साहू चुनाव के मैदान में है। मतलब न्याय दिलाने के लिए आप लोगों ने उन्हें टिकट दिया, मतलब आप लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं सरकार की उस विफलता से। आपने कहा कि पहली बार लव जिहाद में हत्या हुआ छत्तीसगढ़ में, तो उसका राजनीतिक लाभ बीजेपी लेना चाह रही है। देखिए, न्याय की लड़ाई लड़ने में सहयोग करना यह राजनीतिक लाभ लेने का नहीं है। एक निर्दोष युवक जिसका कोई दोष नहीं, उसको 40 लोग इकट्ठे होकर निर्दयतापूर्वक हत्या करे
और सरकार उन हत्यारों का बचाव करे और न्याय के लड़ाई लड़ने वालों को झूठे मुकदमे में फंसाए। ऐसे अन्याय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने लगातार लड़ाई लड़ी है और अब साजा की जनता उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और उसके लिए ईश्वर साहू चुनाव के मैदान में है। आप लोग एक अभियान चला रहे थे, मोदी मित्र अभियान। 5 लाख मुस्लिमों को जोड़ने का पार्टी ने एक निर्णय लिया था। काफी हद तक अभियान पूरा भी हुआ। अभियान का क्या असर देखने को मिल रहा है अभी? देखिए, आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को अपना वोट बैंक बना कर रखा, तुष्टीकरण की राजनीति की, उनकी तरक्की और बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया, उन्हें डरा कर रखा, उन्हें भयाक्रांत किया। पर आज जिस प्रकार से 3 तलाक के मामला मुस्लिम बहनों के मान सम्मान और स्वाभिमान का विषय था, उसे उनके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए नरेंद्र मोदी जी आप सामने आए और आज भी राष्ट्रवादी लोग पूरी ताकत से नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं और उसका बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। एक भी मुस्लिम को आप लोगों ने टिकट नहीं दिया। देखिए, चुनाव में पार्टी जीतने योग्य प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतारती है और इतने बड़े संख्या पे कार्यकर्ता होते हैं, हर कार्यकर्ता को 90 ही लोगों को टिकट मिल सकती है, पर आगे संगठन में भी उनको महत्व मिलता है। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं आगे भी उनको स्थान मिलेगा। ईश्वर साहू मतलब जीतने योग्य प्रत्याशी मानते हैं आप लोग? निश्चित रूप से साजा की जनता का आशीर्वाद और पूरा सहयोग ईश्वर साहू को मिलेगा। अच्छा, एक और वर्ग है, सिंधी समाज को भी आप लोगों ने टिकट नहीं दिया, जबकि 2008, 2013, 18 में टिकट मिला। मध्य प्रदेश में भी लीलाराम भोजवानी मंत्री तक हुआ करते थे, राज्य मंत्री। एक बड़ा वर्ग है। देखिए, अभी हमारे 5 विधानसभाओं के प्रत्याशी घोषित होने बचे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सिंधी समाज और अन्य जो समाज जिन्हें हम उसमें स्थान दे पाए, पर हम उनकी बेहतरी और तरक्की के लिए उन्हें आगे भी अवसर आएंगे और उन्हें हम स्थान और महत्व निश्चित रूप से देंगे। ये जो सूची जारी हुई है, कितने अंकों तक आप पहुंच पा रहे हैं, क्या लगता है आप? पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज छत्तीसगढ़ की जनता तैयार बैठी है। राज्य की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली, जन विरोधी, विकास विरोधी भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। इस सरकार ने हर वर्ग को ठगा है, धोखा दिया है और इसलिए दोबारा छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के बहकावे में, भुलावे में, उनके दावों पे नहीं आने वाली है, उनके वादों पर नहीं आने वाली है। कमल का बटन दबाएंगे। छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता बनाएगी। पूर्ण बहुमत के लिए 46 की संख्या चाहिए। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारी बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को और छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से कमल खिलेगा। मुद्दे क्या होंगे, चुनावी मुद्दे? देखिए, 4.25 साल में भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कर दी है। छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, अपराध का गढ़ बना दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया है, माफियाओं का गढ़ बना दिया है, विकास अवरुद्ध कर दिया है, हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम किया है। फिर से सरकार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने और धोखा देने के लिए ये बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। गांव, गरीब किसान के साथ अन्याय किया इन्होंने। 16 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया। महिला स्व सहायता समूह के बहनों को बेरोजगार किया। पीएससी का घोटाला,
लगातार घोटाले दर घोटाले करके छत्तीसगढ़ के नौजवानों के सपनों से खिलवाड़ करने का काम किया, उनके सपनों को तोड़ने का काम किया, छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटा, छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बना दिया। आज छत्तीसगढ़ की दुर्दशा इन्होंने कर दी है। हम छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाना चाहते हैं, माताओं बहनों को सुरक्षित करना चाहते हैं, प्रदेश में कानून का राज हो, छत्तीसगढ़ के हरेक व्यक्ति के सपनों को साकार करने वाली सरकार हो, छत्तीसगढ़ के गांव शहरों का सुव्यवस्थित विकास करने वाली सरकार बने, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को उनके सपने साकार करने का समान अवसर मिले, उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार हो, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया हो, माताओं बहनों की सुरक्षा हो, लोग खुशहाली से जी सके, लोग चैन से जी सके। ये तमाम आपके मुद्दे होंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवश्यक है। क्या लगता है, आप लोग प्रत्याशी घोषित हुए, अगर 2018 का जिक्र किया जाए, कहा गया कि 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी हुई, चेहरों से जनता उब गई थी, जनता ने नकार दिया, बीजेपी 15 सालों के शासन के बाद 15 सीटों पे सिमट गई। नामों का जिक्र कर लिया जाए, सूची में देखने के बाद डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री थे, उन्हें विधायक भी थे और उन्हें फिर से टिकट दिया गया। इनके अलावा भी राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, केदार कश्यप, महेश गागड़ा, लता उसेंडी, प्रेम प्रकाश पांडे, तमाम नाम है जो 2018 में जिसे जनता ने नकार दिया था। देखिए, 2018 का विधानसभा का चुनाव का परिणाम लोगों की कल्पना के विपरीत था। कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए, लुभावने वादे किए, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए और 15 साल लगातार सरकार में रहना ये बहुत आसान नहीं है और इसके कारण से वह चुनाव का परिणाम आया था और लगातार उन चेहरों को जनता का आशीर्वाद मिला था, लगातार मिला था। एक बार कांग्रेस के लुभावने वादों के कारण उन्हें पराजय मिली, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में लगातार काम किया है। आज आप तुलना कर रहे हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में जो विकास के काम किए हैं, उनके क्षेत्र में जो तरक्की हुई है, ऐतिहासिक रूप से उन विधानसभा क्षेत्रों का विकास हुआ है। आज ये सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, एक प्राइमरी स्कूल नहीं बना पाई पौने 5 साल में पूरे छत्तीसगढ़ में, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोल पाई, न नई सड़कें बनी, न पुल पुलिया बने। और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने अनुभवी और दिग्गज नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा है। पहले भी जनता का उन्हें आशीर्वाद मिला था, फिर से जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। उन्होंने जनता क्या अपने क्षेत्र में विकास किया है, काम किया है, फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जिताया है, तो निश्चित रूप से जनता का भरोसा भी, आशीर्वाद भी उन्हें मिलेगा, कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग भी मिलेगा। साहब जी, आपकी बातों में थोड़ा विरोधाभास दिख रहा है, इसलिए जिन नामों का जिक्र अभी हमने किया, आपने कहा कि ये तमाम वो क्षेत्र है जहां पे भरपूर विकास के काम हुए। विकास के काम तो सरकार करती है, इनका क्या योगदान जो चुनाव हार गए थे 2018 में? मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहा, कांग्रेस के लुभावने वादे, बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े बड़े वायदे किए, छत्तीसगढ़ की जनता उनके वायदों पर आ गई और इसलिए वो चुनाव का परिणाम आया था। और अब जो उन्होंने नारा दिया था, वक्त है बदलाव का, आज गांव गांव गली गली में सब लोग ये कह रहे हैं, वक्त है पछताव का। और ये नारा चल पड़ा है पूरे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का छोटा छोटा बच्चा भी आज ये कह रहा है, औ नहीं सहिबो, बदल के रहिबो। पीएम मोदी भी इस नारे का जिक्र लगातार कर रहे हैं। आप कह रहे गांव गांव से प्रतिक्रिया मिल रही है। 2003 में आप लोगों ने परिवर्तन यात्रा निकाला, 15 साल तक आप शासन में रहे, आपने फिर 2023 में यात्रा निकाली, कैसा रिस्पॉन्स रहा? ऐतिहासिक रूप से सफल रहा परिवर्तन यात्रा। जो जनता का आशीर्वाद मिला, जो जनता का सहयोग मिला, जो जनता में उत्साह था, जनता ने जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया, अद्भुत, अकल्पनीय।
और परिवर्तन यात्रा के समापन की जो सभा थी, परिवर्तन महासंकल्प रैली बिलासपुर में, ऐतिहासिक सभा, जो जन सैलाब उमड़ा और जनता में जो उत्साह था और जनता ने जो नारे गुंजाए, औ नहीं सहिबो बदल के रहिबो, छत्तीसगढ़ की खुशहाली, तरक्की और बेहतरी के लिए ऐसी सरकार जिसने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जनता कमल खिलाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। बीते 2-3 पीएम की सभा का जिक्र कर लिया जाए तो पीएम मोदी सभा स्थल तक, कार्यक्रम स्थल तक खुली जीप में पहुंचते हैं, आप उस पर खड़े रहते हैं। चेहरा कौन होगा चुनाव में आप लोग का? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारा नेता कमल का फूल, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है हमारा, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर, कमल का निशान लेकर चुनाव के मैदान में होगा। छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए, छत्तीसगढ़ में कमल खिले, इसके लिए एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में जुटेगा। साहू जी, आपने पीएम मोदी की बातों को आगे बढ़ाया कि कमल फूल आपका चेहरा होगा, लेकिन मेरा जो सवाल था कि पीएम मोदी के साथ खुली जीप में कमल फूल के अलावा अरुण साव भी थे, तो चेहरा कैसे हम माने कि कमल फूल होगा? देखिए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते प्रधानमंत्री जी के साथ मेरा सौभाग्य है कि मैं उपस्थित था, पर जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, पूरी क्षमता, पूरी मेहनत पार्टी के लिए करता हूं। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, छत्तीसगढ़ की जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप छत्तीसगढ़ में कमल खिले, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़े, इसके लिए पूरी क्षमता से काम कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ में 4 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया, आपका भी नाम शामिल है, लोरमी से आप भी कैंडिडेट है। 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को चुनावी मैदान में उतारा गया, लता उसेंडी कोंडागांव से लड़ेंगे, रमन सिंह जी राजनांदगांव से लड़ेंगे। ये कैसी रणनीति है? मैंने आपसे कहा कि 43 ऐसे लोगों को चुनाव के मैदान में उतारा है जो पहली बार पार्टी प्रत्याशी के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उसमें से 34 युवा प्रत्याशी हैं और वही अनुभवी और दिग्गज नेताओं को भी चुनाव के मैदान में उतारा है। तो एक मजबूत टीम चुनाव के मैदान में उतरी है और मैदान ये मारेंगे, चुनाव जीतेंगे, छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएंगे। बार बार ये जिक्र हुआ राजनीति में कांग्रेस की ओर से कि छत्तीसगढ़ के 9 सांसद हैं बीजेपी से, दिल्ली में वो कुछ बोलते नहीं छत्तीसगढ़ के बारे में। अब आप चुनावी मैदान में जाएंगे तो फिर कैसे होगी रणनीति, कैसे तय होगी? रिकॉर्ड वो देख लें पहले कि किसकी उपस्थिति कितनी है, कौन लोकसभा में बोलते हैं और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। देखिए, आज प्रदेश में कांग्रेस केवल और केवल आरोप लगाने का काम, केवल और केवल चिट्ठी लिखने का काम, एक प्राइमरी स्कूल पौने 5 साल में नहीं बना सके भूपेश बघेल जी की सरकार, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सरकार खोलने नहीं पाई, और दूसरे पर उंगली उठाना बंद करे। हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो पौने 5 साल में पूरे कार्यकाल में एक नया प्राइमरी स्कूल ना बना पाए, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ना खोल पाए। ऐसी सरकार तो पूरे हिंदुस्तान में ढूंढने में नहीं मिलेगी। यही विकास किया है इन्होंने छत्तीसगढ़ का। साहू जी, बीजेपी के छत्तीसगढ़ में 23 साल का इतिहास है। संभवतः मतलब हो सकता है कि मैं गलत हूं, पहला ऐसा मौका है कि लड़ाने वाले को लड़ने की जिम्मेदारी दी गई। आप अध्यक्ष चुनाव मैदान में, 3 आपके महामंत्री है, विजय शर्मा कवर्धा से लड़ेंगे, ओपी चौधरी रायगढ़ से लड़ेंगे और केदार कश्यप नारायणपुर से लड़ेंगे। तो तीनों महामंत्री अध्यक्ष सब चुनावी मैदान में होंगे, तो पूरे प्रदेश को कौन देखेगा? हमारे पास कार्यकर्ताओं की पूरी टीम है, अनेक पदाधिकारी हैं, वो सब मिलकर पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे।
मजबूत टीम है, सशक्त टीम है, अनुभवी लोग हैं और सब मिलकर छत्तीसगढ़ में पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटेंगे। धान का क्या तोड़ है आप लोगों के पास? ये कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि सर्वाधिक मूल्य जो है छत्तीसगढ़ में धान का दिया जा रहा है। वाराणसी का जिक्र उन्होंने किया कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में 1400 रुपए क्विंटल धान बिकता है, हम तो 2650 के हिसाब से एमएसपी, उसके बाद समर्थन मूल्य के अलावा जो इनकी योजना है राजीव गांधी न्याय योजना, उस पर भी पैसा देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद अब तक कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता में गांव, गरीब और किसान कभी नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है। कभी गांव की चिंता नहीं की, कभी गरीब की चिंता नहीं की। गरीबी हटाओ का नारा दिया, देश में राज किया। क्या किया गरीबों के लिए? कुछ नहीं। किसानों के लिए क्या किया? कुछ नहीं। गांव, गरीब और किसान की चिंता और उनके लिए विकास के काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद हुई। अटल जी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत उन्होंने की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाकर गांव को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने की काम की शुरुआत हुई। कांग्रेस ने कभी गांव, गरीब और किसान के लिए कुछ नहीं किया। इनको वोट बैंक समझा, ये पढ़ लिख जाएंगे, इनकी तरक्की बेहतरी हो जाएगी तो हमें वोट कौन देगा। और इसलिए इनकी तरक्की और बेहतरी के लिए कभी कोई काम नहीं किया। याद कर लीजिए 2003 से पहले का, जब इनकी सरकार थी, कैसे किसानों के धान को पानी में डुबा डुबा कर रिजेक्ट किया और जिनके धान बिके भी उनको अपने पैसे के लिए, धान की कीमत के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया। आज धान की सुव्यवस्थित खरीदी की जो व्यवस्था बनी है उसे बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आज किसान को जो कीमत मिल रही है, कांग्रेस की सरकार कितना देती है? कुल 600 रुपए प्रति क्विंटल, 2200 रुपए प्रति क्विंटल नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। और 600 रुपए देकर आप कितना लूट रहे हैं किसानों को? मैं हिसाब बताता हूं आपको। सबसे पहले आपने रकबे काटे किसानों के, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। अरे भाई, मेढ़ के एरिया को काटा आपने, रकबे को। बिना मेढ़ के खेत हो सकता है? बिना मेढ़ के धान की खेती हो सकती है? मेढ़ के नाम पर रकबे काटे। आज तक बारदाने का पैसा नहीं मिला किसानों को, बारदाना उपलब्ध नहीं करा पाई थी ये सरकार। फिर किस्तों में पैसा दिया आपने, चौथे किस्त में कटौती की, वर्मी कंपोस्ट खरीदने पर मजबूर किया, किसानों को महंगी कीमत पर फर्टिलाइजर खरीदने पर मजबूर किया। फिर आपने 4.5 साल तक किसानों को ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दिया। पैसा जमा करके किसान इंतजार करते रहे। और फिर और क्या क्या अन्याय किया किसानों के साथ? प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया उन्हीं किसानों को आपने। उनके बिजली बिल हाफ नहीं किया आपने। उनके गांव में सड़क, पुल, पुलिया आपने नहीं बनाई। फर्टिलाइजर महंगी कीमत पर खरीदने पर मजबूर किया। ब्लैक मार्केटिंग कराई फर्टिलाइजर की। अब सारा हिसाब लगाओ तो एक हाथ से देकर दोनों हाथों से किसानों को लूटने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किया। 4.25 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने केवल एक परिवार की चिंता की। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों की चिंता भूपेश बघेल की सरकार ने नहीं किया। केवल उन्हें लूटने का काम किया, उन्हें धोखा देने का काम किया, उन्हें परेशान करने का काम किया। और इसलिए किसान आज अच्छी तरह से जानता है कि किसानों की बेहतरी और तरक्की कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हम किसानों के तरक्की और बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसानों की तरक्की और बेहतरी हम
करेंगे। साहु जी, चुनाव के ऐलान के साथ ही मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के अगर लब्बो लबाब मैं आपको बता दूं तो उन्होंने ये लिखा है कि छत्तीसगढ़ की माटी की रथ रुकनी नहीं चाहिए, छत्तीसगढ़ की अस्मिता की जो लड़ाई है जारी रहेगी। मतलब छत्तीसगढ़ियावाद पे लेके आ रहे हो चुनाव को, आप लोगों के पास क्या जवाब इसका? कांग्रेस के जितने दावे मैंने देखे हैं पौने 5 साल में, कहां दिखते हैं? होर्डिंग में, विज्ञापन में और कांग्रेस नेताओं के जुबान पर। पूरे हिंदुस्तान में इससे भ्रष्ट सरकार और कोई नहीं होगी। कितने अधिकारी जेल में हैं? किस बात के लिए जेल में हैं? हिंदुस्तान में पीएससी का घोटाला जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ है, ऐसा घोटाला कहीं हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर शराब का घोटाला करके छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाने वाला प्रदेश कहीं नहीं होगा। यह ऐसी सरकार जो अपने नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम, नौजवानों के सपनों को बेचने का काम, छत्तीसगढ़ के नौजवानों के सपनों को अपने लोगों के बीच में बांटने का काम करने वाली हिंदुस्तान की पहली सरकार होगी। किस छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात करते हैं भूपेश बघेल जी? राज्यसभा में सांसद बना के भेजना था, तब क्या छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा बेटी कोई नहीं था? 3 लोगों को आपने राज्यसभा में भेजा जिनका छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं है, कोई नाता नहीं है। आपने पौने 5 साल में छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया है, छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया है, छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया आपने, छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया आपने, छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ को माफियाओं का गढ़ बना दिया आपने, विकास पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। और ऐसी सरकार छत्तीसगढ़ के हित में बिल्कुल भी नहीं है और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता प्रतीक्षा कर रही है कि कब इस सरकार से मुक्ति मिले, कब छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़े। और इसलिए मैंने जैसे शुरू में कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को बेसब्री से इंतजार था चुनाव की तारीखों के ऐलान होने का। छत्तीसगढ़ की जनता तैयार बैठी है। ऐसी अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली, छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली भूपेश बघेल की सरकार से छुटकारा पाने के लिए। चले, मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में चुनावी विषाद बीत चुकी है, 5 राज्यों में भी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब वक्त है जनता जनार्दन का। बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, कांग्रेस की ओर से ऐलान बाकी है, लेकिन इन तमाम सियासी समीकरण का असर क्या होगा, इसके लिए हमें 3 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। तब जाके पता चलेगा कि 5 साल तक सत्ता से बाहर रही बीजेपी क्या सत्ता में वापसी करेगी या फिर कांग्रेस एक बार फिर से दोबारा सत्ता में काबिज होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।